हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट मार्च 2023 एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल जो कि अकाउंट्स और फाइनेंस टॉपिक से पूछे गए थे हमारे मैनेजमेंट के पेपर में। तो दिसंबर 2022 का एग्जामिनेशन जो मार्च 2023 में हुआ था, उसके सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से अकाउंटिंग और फाइनेंस के सवालों पे चर्चा को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का कोर्स, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या फिर लीगल फ्रेमवर्क। देखो, हमारी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं वो हमारे अकाउंटेंट्स को गाइड करते हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ पे अकाउंटिंग करना है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि अगर किसी चीज का ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा तो इनके अकॉर्डिंग हम वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमें बताते हैं कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं ये सब्जेक्टिविटी को खत्म करने के लिए बनाए गए, ना कि बढ़ाने के लिए। रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत कन्वीनियंस हो जाती है क्योंकि इनसे पता लग जाता है। लीगल फ्रेमवर्क तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग तो नहीं है। स्टैंडर्ड्स वगैरह तो हमारी कंपनीज को फॉलो करने होते हैं, बट ये ऐसे बाइंडिंग नहीं होते। तो कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग है और प्रैक्टिसेबिलिटी है, और इनमें से जो बेहतर एप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ये प्रैक्टिकेबिलिटी के बेसिस पे बनाए गए कि हमारे जो अकाउंटेंट है उनको अकाउंटिंग को प्रैक्टिस में लेकर आना है। और जब आप अकाउंटिंग को प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए जो कि आपको गाइड करें, ताकि आप अपना अकाउंटिंग का काम कर सके। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेबिलिटी पे बेस्ड है, हमारी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस जो है उसको गाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई इन इट्स प्रोडक्शन यूनिट। Each unit of X and Y takes 5 hours and 10 hours as production time respectively. 1000 units of X and 600 units of Y were produced in a month. Actual man hours in this production were 10,000. Yearly budgeted hours are 96,000. The activity ratio is going to be। तो इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपको एक्टिविटी रेशो का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो देखो जी, इसका फॉर्मूला जो है ना वो बहुत ही सीधा है। आपको फॉर्मूला लगाना है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, और ये आपका एक्टिविटी रेशो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो हमारे केस में बजटेड आवर्स तो हमें सीधे सीधे 96,000 के बता दिए, और हमारे जो स्टैंडर्ड आवर्स है वो कितने होने वाले हैं। स्टैंडर्ड के लिए हमें यहाँ पे जानकारी दी है कि एक्स का एक यूनिट बनाने में आपको 5 घंटे यहाँ पे लग जाते हैं, और एक महीने के अंदर आप जो है 1000 यूनिट जो है उसके तैयार करते हैं। और एक साल के अंदर आप कितने करेंगे, एक साल के लिए हमें इसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 यूनिट एक महीने में है तो साल भर में 12,000 यूनिट हो जाएंगे, और इनको लगेंगे कितने घंटे, इंटू 5 कर देंगे। और ऐसे ही अगर हम वाई की बात करें तो 601 महीने में बनते हैं। तो पूरे साल के अंदर आपके कितने बनेंगे, पूरे साल के अंदर आपके 7200 600 इंटू 12 बन जाएंगे। और एक को बनाने में हमारे पास लगता है 10 घंटे। तो यहाँ पे आपका जो इसका टाइम है वो निकल कर आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे इट कम्स आउट टू 1,32,000। हमारे जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन है उसका स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे हमारे बजटेड आवर्स से। तो इसको हम 96,000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, 137.5%। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है, कंपटीशन ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट्स शुड बी बेस्ड ऑन। तो आपके जो ओवरहेड के अब्जॉर्प्शन के रेट होते हैं वो किस पे कंप्यूट किए जाने चाहिए। देखो, हमारे पास जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो काफी सारे खर्चे होते हैं, कुछ तो डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं और कुछ खर्चे हमारे थोड़े से इनडायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पेन की प्रोडक्शन कर रहा हूं और वो फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली हुई है। तो जो रेंट का खर्चा है वो मेरा एक इनडायरेक्ट खर्चा हो गया, जिसको मुझे एक पेन पे यहाँ पे अब्सॉर्ब कराना है। तो मुझे एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो उस पेन में पेन का जो प्लास्टिक है, इंक है, ये सब चीजें तो आएंगी, बट पेन जिस फैक्ट्री में बन रहा है उसका रेंट भी इसके अंदर आना चाहिए। तो अब ये सवाल उठता है कि कितना रेंट मैं इस पेन की कॉस्ट में यहाँ पे ऐड कर दूं, कितने ओवरहेड जो है मैं इस पेन की कॉस्ट में अब्सॉर्ब करा दूं, ताकि मैं अकॉर्डिंगली अपना प्राइस वगैरह जो है वो भी डिसाइड कर सकूं। तो ये मेरे को किसके बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए, मेरे को देखना चाहिए कि मैं पेन कितने बना सकता हूं। मेरे को यहाँ पे लेट सपोज मैं देखता हूं कि मैं एक महीने में 10,000 पेन बना सकता हूं,
और मेरा जो रेंट का खर्चा है वो यहाँ पे 1 लाख है। ठीक है, मैं नॉर्मली 10,000 पेन बनाता हूँ और यहाँ पे 1 लाख का रेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि 10 रुपए जो है ना वो मैं हर पेन पे रिकवर कर लेता हूँ मेरे रेंट के। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मैं 10,000 पेन बना लेता हूँ, तो व्हाट इज दिस 10,000? क्या ये मेरी 10,000 मैक्सिमम कैपेसिटी है? देखो, पेन बनाने को मैं बनाना चाहूं यहाँ पे 20,000 भी बना सकता हूँ, तो 20,000 पेन मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, बट इतने में बनाता नहीं हूं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी के बेसिस पे मुझे ओवरहेड को अब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए। और देखो, हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो पूरी की पूरी कभी यूटिलाइज नहीं हो पाती। जैसे मेरे पास जो मशीनें लगी हुई हैं वो 20,000 पेन बना तो सकती हैं, बट साल भर मशीनें ऑपरेशन में नहीं रहती, कुछ समय लगता है उनकी रिपेयर मेंटेनेंस के दौरान, कभी सेटिंग अप में समय लगता है, कभी छुट्टियां भी रहती हैं। तो अगर मैं वो सब समय घटा दूं तो मेरे को निकल कर आता है कि हाँ, 20,000 तो नहीं, मैं 15,000 प्रैक्टिकल कैपेसिटी है उतने पेन बना सकता हूं। बट क्या मैं 15,000 नॉर्मली बनाता हूं? नहीं, मैं 15,000 भी नहीं बनाता। मैं बनाता हूं पेन नॉर्मली कितने, 10,000 बनाता हूं, क्योंकि मेरी जो सेल एक्सपेक्टेंसी है वो इसी के अराउंड रहती है और मैं इतना ही काम करता हूं ताकि मैं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस ना कर लूं। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, जितनी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उतनी ही मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करता हूं, एंड दिस 10,000 इट बिकम्स माय नॉर्मल कैपेसिटी। तो मेरे को जो ओवरहेड को अब्सॉर्ब कराना चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन माय नॉर्मल कैपेसिटी। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर लेट्स सपोज मैं 20,000 के बेसिस पे अब्सॉर्ब कराना शुरू कर दूं, मैं कहूं कि जो 1 लाख अब्सॉर्ब कराना है वो 20,000 पेन पे कराना है, तो फिर एक पेन पे मैं कितने रिकवर करना शुरू करूंगा? मैं 5 रुपए रिकवर करना शुरू करूंगा रेंट का एक पेन पे। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं कम रिकवर करूंगा और अल्टीमेटली मेरा जो यहाँ पे खर्चा होगा वो ज्यादा हो जाएगा। देखो, अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने 20,000 पे रिकवर तो कर लिया, बट मेरे पेन बिके कितने? मेरे 10,000 ही बिके। तो 10,000 ही बिके, तो यहाँ पे मेरे पास 10,000 पेन पे 5 रुपए के हिसाब से रिकवर कितना हुआ होगा? 50,000 ही रिकवर हुआ होगा। तो रिकवर 50,000 हुआ और एक्चुअल 1 लाख का खर्चा हो गया, तो कितना ज्यादा वेरिएंस इसके अंदर आ गया। इसीलिए मेरे को जो ओवरहेड को अब्सॉर्ब कराना चाहिए, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी ओनली। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, नॉट 1, 2 एंड 3। चलिए, अगला सवाल है, ऑपरेटिंग बजट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कॉल्ड एज डैश बजट एंड डैश बजट। देखो, मेरा जो ऑपरेटिंग बजट होता है ना, वो बेसिकली क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है कि जो मैं ऑपरेट करूंगा, बजट है यानी कि जो मैं अगले साल में या नेक्स्ट पीरियड में जो अपने ऑपरेशन करूंगा, उसमें मेरा क्या नफा क्या नुकसान रहेगा, क्या रेवेन्यू क्या एक्सपेंस मेरे पास रहने वाला है। दैट इज माई ऑपरेटिंग बजट फॉर द अपकमिंग पीरियड, अपकमिंग ईयर। अब इसके अंदर ना दो बजट और बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे वो आपको बताने हैं। कैश बजट या एक्सपेंस बजट? नहीं, ये यहाँ पे सही नहीं लग रहा। फ्लेक्सिबल बजट या मास्टर बजट? ये भी सही नहीं लग रहा। प्रोग्राम बजट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट, ये कुछ हद तक सेट बैठ रहे। देखो, आपको जो ऑपरेशन करने हैं, अब ऑपरेशन क्या क्या आपको करना है, आप उसको लेकर एक प्रोग्राम बनाएंगे कि क्या क्या आपको यहाँ पे काम करना है, और साथ ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है उस काम को करने के लिए। ओके, तो प्रोग्राम बजट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट, ये हमारे दो पार्ट बनेंगे ऑपरेटिंग बजट के। और इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारे पास बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है जी, एज पर सीएपीएम मॉडल द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी इज। तो देखो, सीएपीएम मॉडल के अंदर हमारा जो सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो कितना होता है, ये आपको यहाँ पे कंप्यूट करके बताना है। तो सीएपीएम मॉडल बहुत ही सीधा है। आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, डेट इज आरएफ, रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस आपका आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाई बाय बीटा। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या कंसीडर किया? आपने रिस्क फ्री रेट लिया और जो मार्केट का जो रिस्क है उसका प्रीमियम जो है उसे यहाँ पे कंसीडर किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस में पहला है रिटर्न ऑन ट्रेजरी बॉन्ड्स प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स आपके रिस्क फ्री बॉन्ड्स हो गए और मार्केट रिस्क प्रीमियम आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो यही आपका आंसर सही बनेगा। इंडिविजुअल सिक्योरिटी नहीं कंसीडर करते, अनसिस्टेमेटिक रिस्क प्रीमियम भी नहीं है, सिस्टेमेटिक रिस्क प्रीमियम ये आपका कुछ हद तक चलो मैच कर भी लिया, बट यहाँ पे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज दे दिया, तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज की वजह से ये भी गड़बड़ हो गया। और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है। तो सीएपीएम मॉडल बहुत ही आसान है। आई होप इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, अ फर्म कैन डिले एंड फेवरेबली अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इट्स कैश डिस्बर्समेंट्स थ्रू द यूज ऑफ। ऑप्शंस हमारे पास दिए, बूटस्ट्रैपिंग पेबल्स, जीरो बैलेंस अकाउंट्स, यील्ड सेंसिंग फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड हेजिंग ऑफ इंटेंजिबल्स।
देखो यहाँ पे आपको ना अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, जो ऑप्शन आपको लग रहा है नहीं हो सकता उसे यहाँ पे निकाल दो, हटा दो। जैसे अगर मैं बात करूं बूट स्ट्रैपिंग पेबल्स, तो बूट स्ट्रैपिंग का तो मतलब जनरली ये रहता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने खुद से शुरू कर रहे हैं, आप बाहर का सपोर्ट जनरली नहीं लेते हैं, तो ये इतना अप्रोप्रिएट यहाँ पे नहीं लग रहा है। इसके बाद जीरो बैलेंस अकाउंट्स है। देखो जीरो बैलेंस अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि आप अपने जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो आपके जो बैंक्स हैं, आप उसके अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन करते हैं, और जब भी कोई चेक वगैरह आता है तो बैंक आपको बता देता है कि ये चेक की पेमेंट आ गई है, ये पेमेंट आपको करनी है, क्लियर करवाना है, तो आप फटाफट से अपने अकाउंट के अंदर पैसे डाल देते हैं ताकि आप उस चेक को क्लियर करा लें। तो इस केस में आपका पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में ब्लॉक्ड नहीं रहता है। जब भी चेक आपके पास पहुंचेगा, बैंक के पास पहुंचेगा क्लियरिंग के लिए, तभी आप जो है पैसा डाल के उसे क्लियर करेंगे। तो एक जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन करने से आप अपने जो कैश डिस्पर्समेंट्स है उसको यहाँ पे डिले कर सकते हैं और उसे फेवरेबली अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। तो एक तरीका हो सकता है और यही इसका आंसर भी बनेगा। यील्ड सेंसिंग फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये तो आपका कैश डिस्पर्समेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, और हेजिंग ऑफ इंटेंजिबल भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2 ओनली। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, फर्म ए wants टू एक्वायर फर्म बी एंड द फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द फर्म्स आर। तो फर्म ए और फर्म बी की डिटेल्स हमें यहाँ पे दे रखी है। हमें मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है 50 है फर्म ए का, फर्म बी का 20 है। नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, फर्म ए के 10 लाख है और बी के 5 लाख है। और मार्केट वैल्यू निकल कर आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 मिलियन फर्म ए की और 10 मिलियन फर्म बी की। अब इन दोनों का मर्जर हो रहा है, फर्म ए बी को एक्वायर कर रही है, तो बोला गया कि मर्जर से हमें जो गेन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ₹10 मिलियन। द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गेन्स व्हिच हैव अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10 मिलियन एंड फर्म ए ऑफर्स 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ द फर्म बी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म बी। तो देखो यहाँ पे फर्म बी के पास कितने शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर हैं, और हर 2 के बदले फर्म ए का उनको 1 शेयर मिल जाएगा। तो 5 लाख अगर शेयर्स हैं फर्म बी के, तो फर्म ए के उनको कितने मिलेंगे, 2 के बदले 1 मिलेगा, तो 5 लाख के बदले कितने मिल जाएंगे, उनको 2.5 लाख शेयर्स मिल जाएंगे फर्म ए के। तो आपको ये बताना है कि भैया अपेरेंट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फर्म बी क्या है फर्म ए के लिए। तो देखो अपेरेंटली अगर हम देखें, ऊपर ऊपर से देखें, तो फर्म ए क्या दे रही है फर्म बी को, फर्म ए फर्म बी को क्या दे रही है, वो यहाँ पे 2.5 लाख के जो शेयर है वो यहाँ पे उसको यहाँ पे दे रही है। और 2.5 लाख के जो शेयर उनको दे रही है, तो उसकी कीमत यहाँ पे क्या बनी, 2.5 लाख इंटू कितनी बनी थी कीमत, बताइए फटाफट से, 50 रुपए एक की कीमत है, तो 2.5 लाख इंटू 50 आप यहाँ पे करेंगे तो 125 लाख यहाँ पे इसकी कीमत हो गई उसे एक्वायर करने की। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कि 125 लाख यहाँ पे आप उनको दे रहे हैं, फर्म बी वालों को 125 लाख के आप शेयर्स दे रहे हैं, और फर्म बी की जो वैसे वैल्यू थी वो कितनी थी, वो 10 मिलियन थी, 10 मिलियन थी। यानी कि अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो ये 100 लाख बनेगी। तो एक्स्ट्रा 25 लाख जो मैं पे कर रहा हूं दैट इज माई अपेरेंट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फर्म बी। तो इसे अपेरेंट कॉस्ट यहाँ पे बोला जाता है। देखो यहाँ पे ना 2 टर्मिनोलॉजी अलग अलग इस्तेमाल की जाती है। ये आपकी अपेरेंट कॉस्ट है जो कि ऊपर ऊपर से देख के आपको पता चल रही है, बट देखो दैट इज ओनली दी अपेरेंट कॉस्ट। आपकी एक्चुअल कॉस्ट एक्वायर करने की इस अपेरेंट कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है, आपकी ट्रू कॉस्ट जो है वो इससे भी ज्यादा हो सकती है। और ट्रू कॉस्ट निकालने के लिए आपको जो ये गेन हो रहा है 10 मिलियन का, इसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर ट्रू कॉस्ट की बात करूं, तो अगर हम बात करें हमारी फर्म ए की, ठीक है जी, फर्म ए यहाँ पे फर्म बी वालों को भी एक्वायर कर रही है, तो फर्म बी वाले भी फर्म ए का हिस्सा यहाँ पे अब बन जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारी जो फर्म ए है उसके अभी यहाँ पे 50 मिलियन की अपनी मार्केट वैल्यू थी, 10 मिलियन फर्म बी की हो गई और 10 मिलियन अब एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो टोटल अब उसकी कीमत कितनी बन जाएगी, 70 मिलियन की यहाँ पे बन जाएगी। और देखो जी ये जो 70 मिलियन है इसमें फर्म बी वालों का कितना हिस्सा है, अगर मुझे निकालना हो फर्म बी वालों का कितना हिस्सा है, तो फर्म ए के अंदर मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 10 लाख पहले वाले फर्म ए के हैं, और फर्म बी वालों के कितने हैं, यहाँ पे 2.5 लाख हैं। ठीक है जी। तो टोटल शेयर्स हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे 12,50,000 हो गए। 12,50,000 में से 2.5 लाख जो है वो यहाँ पे मेरे पास फर्म बी वालों के लिए के हैं। और अगर मैं इसे परसेंटेज टर्म्स में निकालूं तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि 20% शेयर्स जो है ना वो फर्म बी वालों के हैं। तो जो 70 मिलियन की वैल्यू हुई फर्म टोटल फर्म की, कंबाइंड फर्म की, उसमें से 20% जो है ना वो बेसिकली फर्म बी वालों को, फर्म बी वालों की आप कह सकते हैं कि वो फर्म बी वालों को मिल रही है, उनको डिनोट कर रही है। तो यानी कि इसका 14 मिलियन जो है ना वो यहाँ पे फर्म बी को डिनोट कर रहा है।
और देखो जी 14 मिलियन की वैल्यू हमने फर्म बी वालों को यहाँ पे क्रिएट करवा दी, उनको 14 मिलियन की वैल्यू मिल गई, कंबाइंड फर्म में 14 मिलियन की वैल्यू उनको मिल गई। बट हमें जो फायदा कितना हुआ था, हमें जो इस मर्जर का फायदा हुआ था वो केवल 10 मिलियन का ही हुआ था। ठीक है, तो 4 मिलियन हमारी यहाँ पे ट्रू कॉस्ट बनी एक्वायर करने की। 25 लाख तो ऊपर ऊपर से लग रहा था, बट अगर आप एक्चुअल में निकालें तो ये 4 मिलियन या फिर 40 लाख की कॉस्ट बन गई। तो अपेरेंट कॉस्ट तो आपकी 25 लाख है, बट ट्रू कॉस्ट आपकी 4 मिलियन या फिर 40 लाख यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरीके के सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, थोड़े से हाई लेवल के सवाल हैं, और अगर आपने पहले इनको किया हुआ है तो आप तभी इनको एग्जामिनेशन में आंसर कर पाएंगे। तो आप अब इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि अगर आगे ऐसा सवाल आए तो आप गलती ना करें। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ एफिशिएंट मार्केट। तो देखो एफिशिएंट मार्केट की यहाँ पे बात हो रही है। अगर मैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की आपसे बात करूं तो ये आपको बेसिकली बताती है कि आपके जो भी शेयर प्राइसेस हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स नहीं कमा सकते हैं। हमारे जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी अपनी फेयर वैल्यू पे आपकी जो एक्सचेंजेस हैं वहां पे ट्रेड हो रहे हैं। तो आपके इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं है कोई अंडर वैल्यूड या फिर ऐसा कोई स्टॉक परचेज कर लें जिससे बाद में उनको एक्स्ट्रा कोई रिटर्न मिल जाए। तो मार्केट को बीट करना बहुत ही मुश्किल है, मार्केट की रिटर्न से ज्यादा कमाना बहुत ही मुश्किल है। आप मार्केट की रिटर्न को मैच कर सकते हैं, जितना मार्केट ऊपर जा रही है आप उतनी रिटर्न अपने लिए निकाल सकते हैं। तो देखो आपके एफिशिएंट मार्केट है तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिटर्न विल प्रिवेल। तो आपका इक्विलिब्रियम होगा, कोई अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन नहीं होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन नॉट अर्न अ पॉजिटिव रिटर्न, तो ऐसा तो नहीं है, इन्वेस्टर्स पॉजिटिव रिटर्न ले सकते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्टर का रिटर्न भी ऊपर जा सकता है, मार्केट को बीट नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। वॉलेटिलिटी विल बी वेरी हाई, तो वॉलेटिलिटी को लेकर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड फर्म्स सेल एट देयर फेयर वैल्यूज, तो बिल्कुल फेयर वैल्यूज पे ही आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो सेल कर रही होती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इन्वेस्टर्स आर जनरली रिस्क एवर्स, तो इसको लेकर भी यहाँ पे कोई खास बात नहीं की जाती है। और आपको चूज भी दो ही करने हैं। देखो अगर आपने बी को यहाँ पे निकाल दिया कि बी तो नहीं आएगा, बी तो नहीं आ सकता, तो आप दो में फंस जाते हैं, आपका डी तो आना ही आना है। अब ए को चूज करें या ई को चूज करें, इन दोनों में से आपको चूज करना है। तो ए को चूज करना बेहतर रहेगा, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे आंसर है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन लगा के आपको अपने आंसर मार्क करने हैं। अब वो समय चले गए जहां पे आप अपना सीधा सीधा आंसर मार्क कर लेते थे कि हाँ ये सही है, आपको सारी चीजें पता होती थी, याद होती थी। अब आपको केवल बेसिक कंसेप्ट मालूम होगा, एफिशिएंट मार्केट्स के बारे में मालूम होगा, एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट्स डाल रहा है वो आपको शायद ना मालूम हो, और आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, घुमा फिरा के सोचेंगे, और उसके हिसाब से आप दो क्लोजेस्ट ऑप्शंस पे पहुंचेंगे और उसमें अपना जो बेस्ट आंसर है उसे आप टिक करेंगे। इस तरीके से अब आपको अप्रोच करना है एग्जामिनेशन के सवालों को। चलिए अगला सवाल है, इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। तो कहा गया बोरोइंग लिमिट इंक्रीजेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स। तो बिल्कुल जी, अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स अपने बढ़ा देते हैं, आपका इक्विटी बढ़ जाता है, तो आप डेट भी ज्यादा रेस यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि डेट इक्विटी रेशो को यहाँ पे आप फिर कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स आर जनरली नॉट रिडीमेबल, तो इक्विटी शेयर्स रिडीमेबल नहीं होते हैं। Issue of new shares dilute the EPS if the profit do not increase immediately in proportion to increase in number of shares। तो बिल्कुल सही है कि आपने नए शेयर्स इशू कर दिए बट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो फिर आपका ईपीएस गिर जाएगा। अ कंपनी इज नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे डिविडेंड, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑर्डिनरी शेयर्स आर लेस रिस्कियर फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी जो शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, उसमें रिस्क रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर की रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ए बी सी और डी सही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए जी यहाँ पे सवाल है, एज पर द ड्यू पॉइंट इक्वेशन फॉर आरओई अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो सबसे पहले तो आपको ड्यू पॉइंट इक्वेशन जो है रिटर्न ऑन इक्विटी की वो मालूम होनी चाहिए। तो आपकी इक्वेशन जो है वो कहती है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू फाइनेंशियल लीवरेज इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट मार्जिन विल इंक्रीज द आरओई, तो ये बिल्कुल ठीक है, ए वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो आपका आरओई भी बढ़ेगा। तो ए वाली गलत नहीं है, तो 3 और 4 तो यहाँ पे आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बी सी या डी आपको बताने कौन सी गलत है। इंक्रीज इन डेट टू एसेट रेशियो विल इंक्रीज द आरओई, तो डेट टू एसेट रेशियो तो देखो यहाँ पे पिक्चर में नहीं आती है, फाइनेंशियल लीवरेज से आप इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, फिलहाल इसे स्किप करके आगे देखते हैं। अ डिक्रीज इन रिटर्न ऑन एसेट्स विल डिक्रीज द आरओई, तो देखो आरओए अगर आपका डिक्रीज होगा तो आपकी आरओई भी डिक्रीज होगी, तो सी वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही हो जाती है, तो सी वाली भी गलत नहीं है।
और ऐसी आपकी डी स्टेटमेंट है, इंक्रीज इन द एवरेज एसेट टर्नओवर विल इंक्रीज द आरओई। तो एवरेज एसेट टर्नओवर आपका सेल बाय एसेट ही हो जाएगा, और अगर ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका आरओई यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा जो ई वाली स्टेटमेंट है, इक्विटी मल्टीप्लायर अगर आप इंक्रीज करेंगे, दैट इज योर फाइनेंशियल लीवरेज को अगर आप इंक्रीज करेंगे, तो आपका आरओई भी इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। तो बी वाली स्टेटमेंट ही हमारी बचती है। डेट टू एसेट हमें नॉर्मली यहाँ पे देखने को भी नहीं मिलता इस इक्वेशन के अंदर, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें यहाँ पे करनी है। और देखो लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल हमें दे रखे हैं, उसके अंदर एनपीवी, पे बैक, कैश रिटर्न और अकाउंटिंग रिटर्न आ रहा है। और लिस्ट 2 में कुछ बातें कही है, इनसफिशिएंटली कंसिस्टेंट, हाईली इनफ्लेक्सिबल, बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, और रिलेटिवली कंसिस्टेंट। अब देखो आपका जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है, वो एनपीवी होता है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट फीचर आपको कौन सा लग रहा है? insufficiently consistent, highly inflexible, balance between flexibility and consistency, relatively consistent। जो बेस्ट फीचर मुझे यहाँ पे लग रहा है वो 3 और 4 में से लग रहा है। 3 और 4 थोड़ा सा पॉजिटिव साइड लग रहे हैं। और देखो अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो ए को 3 के साथ ही मैच किया गया 1 और 3 के अंदर। तो एनपीवी जो है 3 के साथ यहाँ पे मैच होना चाहिए, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट। एनपीवी को इनसफिशिएंटली कंसिस्टेंट और हाईली इनफ्लेक्सिबल के साथ मैच नहीं करना चाहिए। तो ए आपका जो है वो 3 से मैच होना चाहिए। इसके बाद आपका पे बैक पीरियड है। देखो पे बैक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आप कंप्यूट करते हो कि आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया तो कितने सालों में रिकवर हो जाएगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट इनिशियली नहीं किया, कभी बाद में किया, तो इस मेथड को अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है इस मेथड के अंदर, ये इसका एक डीमेरिट बनता है। तो आप बी को यहाँ पे 2 से मैच कर सकते हो। देखो ए को 3 से मैच किया तो बी को 2 या 4 से मैच यहाँ पे करना होगा। तो बी को आप यहाँ पे 2 से मैच कर सकते हो। इसके बाद आपके पास है कैश रिटर्न और अकाउंटिंग रिटर्न। देखो कैश रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो कैश की फॉर्म में अपने रिटर्न को देखते हैं। तो आपका जो डेप्रीसिएशन वगैरह है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। और डेप्रीसिएशन जब हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उनका इफेक्ट हमारा इस रिटर्न पे देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारा रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा सकता है। और फिर आपका जो अकाउंटिंग रिटर्न है वो इतना कंसिस्टेंट नहीं होगा कैश रिटर्न के मुकाबले, तो उसे इनसफिशिएंटली कंसिस्टेंट यहाँ पे बोला जाएगा, क्योंकि उस पे आपके जो डेप्रिसिएशन वगैरह का इफेक्ट यहाँ पे पड़ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी मैचिंग बनेगी। तो यहाँ पे ये जो सवाल है ये किसी किताब से उठा के बनाया हुआ है, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स इनके बता रखे हैं। और अगर आपको वो फीचर्स मालूम है तो आप आंसर सीधा सीधा कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो जैसे मैंने अभी दिमाग लगाया कुछ ऐसी अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में फंसे होंगे और उनमें से उनको चूज करने में शायद थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। चलिए, तो हमारे पास अगला सवाल है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉलोड बाय फाइनेंस मैनेजर इन प्रोक्योरमेंट ऑफ अ लोन फॉर वर्किंग कैपिटल, अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो हमारे जो फाइनेंस मैनेजर है वो यहाँ पे लोन ले रहे हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे आपको वो बताना है। देखो अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहला लॉजिकल स्टेप होना चाहिए कि पहले अपनी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसे एस्टिमेट कर लो कि मुझे पैसा चाहिए कितना। जैसे हमने पता लगाया कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए हमारी वर्किंग कैपिटल के लिए। सबसे पहला चीज यही है। इसके बाद ही आप अपना लोन प्रपोजल को सबमिट करेंगे। तो सी आपका सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, लोन प्रपोजल आप सबमिट करेंगे। फिर आप यहाँ पे आपके जो बैंक है वो यहाँ पे आपके प्रपोजल को इवेल्युएट करेगा। आपके जो एसेट्स है जिनके बेसिस पे उसने आपको वर्किंग कैपिटल लोन देना है उनकी वेरिफिकेशन कर सकता है, और आपके डॉक्यूमेंट तैयार होंगे और आपके जो एसेट्स है उनके ऊपर यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। और आई थिंक ऑप्शन सी पहले आपको पता लग गया कि पॉइंट नंबर सी पहले आएगा, तो इसके बेसिस पे ही ये आंसर आपने लगा लिया होगा। इस सवाल में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द बायबैक ऑफ शेयर्स। तो अगर आपको शेयर्स का बायबैक करना है तो आप क्या स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो देखो बायबैक ऑफ शेयर कंपनी लॉ में गवर्नड है कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे, फटाफट से इन पॉइंट्स को देख के बताइए। क्या सबसे पहले शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर दे देंगे? क्या बैंक अकाउंट खोल लेंगे पैसे लेने के लिए? क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग साथ ही साथ बुला लेंगे? क्या पहले बोर्ड मीटिंग कन्वीन करेंगे या डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करेंगे? देखो सबसे पहले ये बोर्ड का डिसीजन होगा कि हमें बायबैक करना है।
और इसीलिए सबसे पहले आपकी बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाएगी और बोर्ड की मीटिंग के बाद आपके शेयर होल्डर्स की यहाँ पे जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। तो पहला आना चाहिए आपका डी और उसके बाद आना चाहिए आपका सी, और उसी के बेसिस पे वैसे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बन जाता है। सबसे पहले आपको यही चीज करनी है और इसके बाद ही आपकी बाकी सब चीजें आएंगी। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया तो फटाफट से बाय बैक कर लो, आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी देनी पड़ती है अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। उसको बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी सॉल्वेंट है। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर के शेयर बाय बैक करके उनको पैसे लौटा के हम अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसे भी सेटिस्फाई यहाँ पे करना होता है और इसके बाद ही आपका जो ऑफर है शेयर होल्डर्स को जाएगा और आपके जो पैसे आएंगे आप उसे एक अलग से बैंक अकाउंट में यहाँ पे डाल देंगे। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन जहां पे आपके साथ डिस्कस किए अकाउंटिंग और फाइनेंस के सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2022 के पेपर में, जो कि मार्च 2023 के अंदर कंडक्ट कराया गया था। सवालों का लेवल जरूर थोड़ा सा हाई था और जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पे एक डेफिनेटली एज रहा था, एडवांटेज रहा था। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस को कभी मत छोड़िए। कंसेप्ट आपको आते हैं बट जब तक आप उन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाएंगे। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।